हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी क्लास 12th और उसका लेसन नंबर 7 जिसका नाम है बच्चों इन द कंट्री। बच्चों ये एक कविता है जिसे आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बच्चों इससे पहले वाले वीडियोस में अपने चैनल पर मैंने आपके 1 से लेकर 6 तक के लेसन्स को भी अपलोड कर दिया है और आप वहां पर जाकर अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बच्चों लेसन 7 की। ये एक पोएम है जिसको जो कंपोज किया है वो है W.H. डेविस। तो ये इसके पोएट हैं। बच्चों हमें कोई भी कविता हम पढ़ें, कोई भी पोएम हमारे सिलेबस की जो हम तैयार कर रहे हैं, हमें उसका लेसन के नाम के साथ साथ उसके पोएट का नेम भी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आपकी कविता जो है एक्सट्रैक्ट के रूप में आती है और हमें एक्सट्रैक्ट में ये क्वेश्चन निश्चित बनता है कि आपके इस पोएम का नाम क्या है और पोएम के साथ साथ हमारी जो पोएट हैं या पोएटेस नेम है तो उनका नाम भी पूछा जाता है। इसमें आपके जो है बच्चों 1 से 2 नंबर बिल्कुल निश्चित रहते हैं। इसलिए हमें अपने सारी पोएम के और जितने भी लेसन्स हैं उनके जो राइटर हैं और उनकी जो पोएम है तो उनकी जो पोएट हैं और या पोएटेस हैं उनके नेम बहुत अच्छे से हमें लर्न होना चाहिए। तो बच्चों अब हम तैयारी करते हैं और देखते हैं अपना कि इस पोयम में हमें क्या जानकारी मिलेगी और कवि ने इस पोयम में क्या वर्णन किया है। तो चलो बच्चों देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे इंट्रो बॉक्स दिया हुआ है तो हम इंट्रो बॉक्स को थोड़ा सा पढ़ते हैं और जानने की प्रयास करते हैं। ये इंट्रो बॉक्स से हमें ये समझ में आएगा कि एक्चुअली हमारी जो पोयम है वो किस बारे में हमें बताएगी। इन द कंट्री, इन द कंट्री का मतलब होता है हमारा देश और इन द कंट्री यानी कि देश में अब क्या देश में कवि ने बताया है, W.H. डेविस ने क्या बताया है इसको हम पढ़ते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी द हंग्री एंड द होमलेस। आप क्या महसूस करते हैं जब आप देखते हैं किसी भी भूखे को या किसी भी बेघर यानी कि होमलेस व्यक्ति को, तो आप क्या महसूस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू हेल्प देम। आप तब क्या महसूस करते हैं जब आप अपने आप को इस पोजीशन में, इस अवस्था में पाते हैं जब आप चाहकर भी, अपनी इच्छा होते हुए भी उन बेघर और उन गरीब और उन भूखे लोगों की मदद नहीं कर सकते। तो ये 2 प्रश्न हैं। इससे ही हमें समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में W.H. डेविस हमें इस कविता में क्या बताएंगे। बच्चों यहाँ पे स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति बना हुआ है और वह हमें कुछ इशारा कर रहा है, हमें कुछ दिखा रहा है जो हमें वुड्स यानी कि जंगल की तरफ दिखा रहा है कि और दूसरी तरफ उसका हाथ जो है वो सिटी की तरफ है और दोनों के बारे में यानी कि उसने हमें कुछ ना कुछ बताया है, लाइफ इन सिटी एंड लाइफ इन वुड। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों सेकेंड पिक्चर में, यहाँ पे भी आपको जो है ये पोएट खड़ा हुआ है और वो जो है वॉचिंग कर रहा है। सो मैनी पीपल्स आर देयर इन दिस पिक्चर and so many people are suffering फ्रॉम द मिजरी, यानी यहाँ बहुत सारे यहाँ पे आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ जो हैं जिनके कपड़े फटे हुए हैं, कुछ जो है चिल्ला रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ तड़प रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। तो इस पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है और इन्हें वॉच कौन कर रहा है, हमारा जो ये पोएट है वो देख रहा है और बता रहा है कि उसके सामने कैसा दृश्य है, जो लोग जो हैं तड़प रहे हैं। तो इन 2 पिक्चर से प्लस ये इंट्रो बॉक्स से हमें इतना समझ में आ गया होगा कि हमारी एक्चुअली में कविता जो है किस बारे में है। तो चलो बच्चों अब हम इसका अध्ययन करते हैं। हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, The life is sweetest in this world. I hear no children cry for food. I see no woman white with care, no man with muscles wasting here. No doubt it is a selfish thing to fly from human sufferings. No doubt he is a selfish man who shuns poor creatures sad and vain. But this our rest life to face. यहाँ तक हमने जो कविता पढ़ी बच्चों, इसमें कवि जो है आपको जैसे समझ में आ गया होगा, कवि कह रहा है कि जो वनों का जो जीवन होता है, वुड यानी कि जंगलों का जो जीवन है, लाइफ ऑफ इन दिस वुड इज स्वीटेस्ट, मतलब कि जो जंगलों का जीवन है वो बहुत ही मधुर है, बहुत ही अच्छा है। स्वीटेस्ट कहने का मतलब है उसकी नज़र में अच्छा है। क्यों अच्छा? आई हियर नो, क्योंकि वहाँ पे उसे किसी भी रोने की आवाज़, किसी बच्चे की रोने की आवाज़ जो भूख से तड़प रहा हो, भूख के लिए चिल्ला रहा हो, रो रहा हो, नहीं देखने को मिलता। आई सी नो वुमेन्स वाइट विथ केयर, ऐसी महिलाएं देखने को नहीं मिलती
जिन्हें जो है देख रेख की आवश्यकता है, जो केयर के अंतर्गत हैं, किसी की देख रेख के अंतर्गत हैं, जिन्हें आवश्यकता है देख रेख की, ऐसी कोई महिलाएं तड़पती हुई या प्रॉब्लम में या किसी समस्या में महिलाओं को वो नहीं पाता, और वहाँ पर उसे बच्चे नहीं मिलते जो भूख से तड़प रहे हों। नो मैन विद द मसल्स वेस्टिंग हेयर, कोई ऐसा पुरुष, जो कोई आदमी ऐसे नहीं देखने को मिलते जो अपने मसल्स का प्रयोग करते हुए अपने समय को जो है व्यर्थ गंवा रहा हो, यानी कि अपने जो ताकत का प्रदर्शन करते हुए समय को गंवा रहा हो। नो डाउट इट इज़ अ सेल्फिश थिंग। अब कवि ये भी कहता है कि मुझे पता है कि ये एक निस्वार्थ वस्तु है, कहने का मतलब है सेल्फिश थिंग है। टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग्स, टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग का मतलब क्या है कि ये कवि की नज़र में वह कहता है कि ये एक स्वार्थ से भरी हुई चीज़ है। क्या स्वार्थ से भरी हुई चीज़ मानी जाएगी? यदि वह जो है देखते हुए भी ह्यूमन सफरिंग यानी मानव जो तड़प रहे हैं, जो तकलीफ़ में हैं, उनको देख कर वो वहाँ से निकल जाए और उनको अनदेखा कर दे, देख कर भी अनदेखा कर दे। नो डाउट ही इज़ अ सेल्फिश मैन। अब ये कहता है कि निसंदेह, नो डाउट मतलब कि कोई इसमें संदेह नहीं है कि वह एक स्वार्थी यानी कि सेल्फिश मैन है। वह कवि जो है एक सेल्फिश मैन है। हु सन्स फॉर पुअर क्रिएचर सैड एंड वैन, वो क्यों जो है अपने आप को मानता है कि वो एक स्वार्थी मनुष्य है? इसीलिए मानता है क्योंकि वो क्या करता है, हु सन्स का मतलब यहाँ पे बच्चों दिया गया है दूर से दूर रहना, किसी चीज़ से दूर रहना। किस चीज़ से दूर रहना? पुअर क्रिएचर यानी कि जो गरीब प्राणी हैं, वो भी दुखी और वैन का मतलब है मतलब कि बहुत ज़्यादा सताए हुए, मुरझाए हुए, तकलीफ़ से ग्रसित जो हैं, ऐसे लोग और जो गरीब प्राणी हैं उनको देखकर उनसे दूर रहता है, तो वो निस्संदेह एक जो है स्वार्थी आदमी है, सेल्फिश मैन है। बट दिस अवर रेज्ड लाइफ टू फेस, अब यहाँ पे कवि कहता है रेज्ड लाइफ यानी टू फेस, कहने का मतलब है कि वह एक घृणित जीवन, दिस रेज्ड लाइफ टू फेस मतलब कि इस जीवन को जीना एक घृणित जीवन को उसे फेस करना है, बट दिस अ रेज्ड लाइफ टू फेस यानी उसका सामना करना, और रेज्ड का मतलब होता है घृणित यहाँ पे उसका अर्थ निकला है कि एक घृणित जीवन है जिसको उसे क्या है उसका सामना करना है, उसे फेस करना है। अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे कवि बताता है हंगर इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, यानी कि भूखे हर जगह पे है, हर स्थान पर है, भूख हर स्थान पर है। कर्स्ड विद अ हैंड दैट्स एम्प्टी व्हेन द हार्ट इज फुल टू हेल्प ऑल मैन। अब वह कहता है धिक्कार है या अभिशाप है ऐसे हाथों पर जो खाली है उस वक्त जब हृदय पूरा भरा हुआ है मदद करने के तादार में, या हृदय से बार बार आवाज़ आ रही है कि सामने वाले की मदद करनी चाहिए, जो आवश्यकता जिसे है उसकी मदद करनी चाहिए, जो गरीब तड़प रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, परंतु हाथ खाली है लेकिन हृदय भरा हुआ है इस इच्छा से कि मदद करनी चाहिए, लेकिन हाथ खाली है। हाथ खाली कहने का मतलब है कि उनकी खुद की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह उस वक्त उन लोगों की, उन गरीबी से गुजरते हुए, सफरिंग करते हुए लोगों की मदद कर सके। तो इसीलिए वह कहता है कर्स्ड विद अ हैंड्स दैट एम्प्टी व्हेन द हार्ट इज फुल टू हेल्प ऑल मैन। कैन आई एडमायर द स्टैचू ग्रेट, क्या मुझे क्या कर सकना चाहिए? एडमायर यानी प्रशंसा करना चाहिए उन महान प्रतिमाओं की। व्हेन लिविंग मैन स्टार्व एट इट्स फीट, जब जो लिविंग मैन यानी कि जीवित व्यक्ति जब भूख से तड़प रहा है उन ही महान प्रतिमाओं के चरणों पर, तो क्या मुझे उन महान प्रतिमाओं की प्रशंसा मैं कर सकता हूँ? कैन आई एडमायर द स्टैचू ग्रेट व्हेन लिविंग मैन स्टार्व्ड एट इट्स फीट, जब उन्हीं के चरणों पर जीवित व्यक्ति जो है भूख से तड़प रहा है, भूखे मर रहा है, स्टार्व मतलब भूख से मरना। कैन आई एडमायर द पार्क्स ग्रीन ट्री, क्या मैं एडमायर यानी प्रशंसा कर सकता हूँ उन पार्क मतलब कि जो बगीचे के जो ग्रीन ट्री है यानी कि हरे पेड़ों की। अ रूफ फॉर होमलेस मिजरी, रूफ फॉर होमलेस मिजरी मतलब कि जो छत बने हुए हैं उन दयनीय स्थिति पर रहने वाले बेघर लोगों की। अ रूफ फॉर होमलेस यानी बेघर, मिजरी मतलब जो दयनीय स्थिति में है, अति बेकार स्थिति में है, तो क्या उनकी मैं प्रशंसा करूं उन हरे पेड़ों की? ऐसा वो कहता है। When I can see few men in need, जब मैं पाता हूँ कुछ ऐसे लोगों को जो जिनको नीड है यानी कि आवश्यकता है,
when I can see few men in need, जब मैं उन व्यक्तियों को देख सकता हूँ जो आवश्यकता में हैं, जिनको आवश्यकता है, I then have power to help by deed, तब वह पाता है कि उसके पास इतनी योग्यता है, इतना सामर्थ्य है कि वह अपने कृत्य से, अपने कार्यों से उनकी मदद कर सकता है। nor lost my cheerfulness in pity, which I must do in every city। अब कवि कहता है कि nor lost my cheerfulness, वो अपनी प्रसन्नता को इनकी विपत्तियों में, इनकी पिटी में, यानी कि इनकी तरस में, पिटी मतलब कहने का मतलब इनकी तरस वाली स्थिति में, nor lost मैं, वो अपनी प्रसन्नता को नहीं, उनकी दयनीय स्थिति में लॉस यानी नहीं खो सकता, और जिसको वो हर शहर में, एवरी सिटी में वो पाता है, which I must do in every city, हर शहर में, हर जगह उसे यही देखने को मिलती है, और वो इतनी तरस खाए हुए लोगों के लिए अपनी प्रसन्नता को नहीं गंवा सकता। मतलब वो nor lost my cheerfulness इन पीटी, अपनी प्रसन्नता को उनकी दयनीय स्थिति में नहीं गंवा सकता। फॉर व्हेन आई एम इन दोज ग्रेट प्लेसेस, जब वह ऐसे महान स्थानों पर होता है, और तो वह क्या पाता है, क्या देखता है, आई सी 1000 सफरिंग फेसेस, यानी बहुत से हजारों फेस जो तड़प रहे हैं, जो दुख में व्याप्त हैं, दुख में पीड़ित हैं, ऐसे चेहरों को वो पाता है। बिफोर मी स्टेयर्स अ वोलिश आई, और वह कहता है कि मेरे ही सामने उसे क्या देखने को मिलती है, उसको स्टेयर्स यानी कि घूरती हुई वह घड़ियाली आंखें, जो उसे इस उद्देश्य से देख रही हैं कि हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे, तो वो अपने सामने इनको पाता है। बिफोर मी स्टेयर्स अ वॉलफिश आई, वॉलफिश आई मतलब घड़ियाली आंखें। बिहाइंड मी क्रीप्स अ ग्रॉन और शाय, और आखिरी में कवि बात कहते हैं कि मेरे पीछे, जो मेरा पीछा करती हैं, बिहाइंड मी क्रीप्स रेंगते हुए, और वह क्या रेंगते हुए उनका पीछा करती हैं, अ ग्रॉन और शाय मतलब कि कराहने की आवाज़ लोगों की, तड़पने हुए लोगों की, और उनकी दुख भरी आहें, जो दुख में व्यक्ति जो सांसें लेता है वो आहें होता है, और ये होता है शाय इंग्लिश में, तो वह उसका पीछा करती हैं। तो कवि जो है इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और इसीलिए वह पाता है कि जो जंगलों का जीवन है वो ज़्यादा मधुरतम है, वो ज़्यादा सुखी है, क्योंकि वहाँ ऐसे विलाप करते हुए लोगों को वह नहीं देखता। और दूसरी चीज़, वो अपने आप को सेल्फिश इसलिए पाता है क्योंकि उसकी इच्छा है मदद करने की, परंतु उसकी पोजीशन नहीं है, उसकी वो अवस्था नहीं है कि वह उन लोगों की, उन दुखियारी लोगों की, उन दुख में विलाप करते हुए लोगों की मदद कर सके। तो ये थी बच्चों द होल सोल पोएम, विच इज़ composed by W.S. Davis, and the name of the poem is In the Country, and it is given in lesson number 7। तो ये कविता थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब हम जल्दी से देख लेते हैं इसके कठिन शब्द, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तर की। पोएम को पढ़ने के बाद, उसे उसके अर्थों को समझने के बाद बच्चों हम फटाफट चर्चा कर लेते हैं सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स की जो हमें इन बिटवीन द पोएम आए हैं वो ये। तो सबसे पहले है लाइफ, जिसका मतलब है जीवन। उसके बाद है स्वीटेस्ट यानी मधुरतम। हियर का मतलब है सुनना। क्रिएचर का मतलब है प्राणी। शंस का मतलब है से दूर रहना। वैन का मतलब मुरझाया। रेस्ट का मतलब है घृणित। हंगर का मतलब भूख। कर्स्ड का मतलब अभिशाप। एम्प्टी का मतलब खाली। एडमायर मतलब प्रशंसा। हेल्प मतलब मदद। स्टैचू प्रतिमा। मिजरी दुर्दशा। स्टेयर्स घूरना। स्टार्व भूख से मरना। बिहाइंड पीछे। क्रीप्स रेंगते हुए या रेंगते हुए। ग्रॉन कराहना। शाय गहरी सांस। रूफ छत। नीड आवश्यकता। वॉलफिश भेड़िए जैसी। होमलेस बेघर। उसके बाद है बच्चों सेल्फिश स्वार्थ। उसके बाद है डाउट शंका। चीयरफुलनेस प्रसन्नता। पिटी का मतलब है यहाँ पे तरस। और फीट का मतलब होते हैं बच्चों पैर या चरण। और ह्यूमन का मतलब होता है मानव। तो ये सारे इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे बच्चों जो हमें इन बिटवीन द पोएम हमने प्राप्त करे हैं। तो ये आपको समझना और कॉपी में नोट करना ज़रूरी। अब हम चर्चा करते हैं सारे क्वेश्चन और उनके आंसर्स की। पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट फाइंड इन द वुड्स, यानी कवि जंगलों में किस प्रकार के जीवन को पाता है। तो कवि चाहता है और कवि जिस प्रकार के जीवन को पाता है, द पोएट फाइंड स्वीटेस्ट लाइफ इन द वुड्स, वह पाता है कि वहाँ का जीवन बहुत ही मधुर है। वेयर ही डज नॉट, क्योंकि वहाँ उसे सुनने को नहीं मिलती रोती हुई बिलखती हुई आवाज़ उन बच्चों की जो भूख से तड़प रहे हैं, भूख के लिए चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। ही डज नॉट सी एनी वुमेन विथ केयर, वहाँ पे ऐसी
बिना देख रेख की कोई महिला उसे देखने को नहीं मिलती जो विलाप कर रही हो, जो दुखी हो। ही फाइंड्स नो सफरिंग इन द वुड्स, और उसे किसी प्रकार के दुखी या दुख से तड़पते हुए लोग उसे जंगल में नहीं दिखते। तो वो इस प्रकार के जीवन को पाता है कि वहाँ पर का जीवन उसे मधुर समझ में आता है, क्योंकि सिटी में, शहर में उसको हर तरह का जीवन जो है बहुत ही दुख से विलाप करते हुए लोग ही उसे नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज सेल्फिशनेस अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कवि के अनुसार स्वार्थपन, अपना स्वार्थ देखना, स्वार्थपरायणता क्या होती है। तो इस कवि के अनुसार हम देखते हैं कि स्वार्थपन क्या है। अकॉर्डिंग टू द पोएट सेल्फिशनेस इज रनिंग अवे फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, यानी मानव को तड़पता हुआ देखकर, मानव को दुखी अवस्था में देखकर एक स्वार्थ वाली फीलिंग ले आना और उनकी तरफ देखकर भी अनजान बन जाना ही कवि के अनुसार जो है सेल्फिशनेस है। तो व्हाट इज सेल्फिशनेस अकॉर्डिंग टू द पोएट? According to the poet, selfishness is running away from the human suffering, मानव की विपदा को देखकर, मानव की तड़पती हुई स्थिति को या दुख वाली स्थिति को देखकर वहाँ से भाग खड़े होना या वहाँ से दूर भाग जाना, उसे अवॉइड कर देना ही सेल्फिशनेस है अकॉर्डिंग टू द पोएट। What is the difference between a selfish and a helpless man? यहाँ पे दो व्यक्तियों की चर्चा की गई है कि एक स्वार्थी व्यक्ति और दूसरा है असहाय व्यक्ति। इन दोनों में क्या अंतर है कवि के अनुसार? तो हम देखते हैं कविता में जो हमने जाना, अ सेल्फिश पर्सन इज दैट काइंड पर्सन, एक सेल्फिश, एक स्वार्थी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है हु अवॉइड्स द पुअर एंड नीडी, जो गरीब व्यक्तियों को देखकर या जरूरतमंद जिन्हें आवश्यकता है उन्हें देखकर वह अनजान बन जाता है, उन्हें अवॉइड कर देता है, उनकी तरफ कोई भी पहल नहीं करता है। और हेल्पलेस व्यक्ति जो है वो इस प्रकार का व्यक्ति है। अ हेल्पलेस पर्सन इज दैट काइंड पर्सन हु वांट्स टू हेल्प द पुअर, जो गरीबों की मदद तो करना चाहता है, वांट्स यानी चाहता है, बट ही इज नॉट इन पोजीशन, लेकिन वह इस अवस्था में नहीं रहता कि वह जरूरतमंद और गरीब व्यक्तियों की, लोगों की मदद कर सके। वह उस स्थिति में नहीं रहता क्योंकि उसके खुद के हाथ भी खाली रहते हैं, परंतु उसकी इच्छा रहती है कि वह मदद करे, लेकिन वह मदद नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द सिटी एज पोर्ट्रेड इन द पोएम, यानी कि हमें उन दृश्यों का, उन आवाज़ों का, उन ध्वनियों का जो शहर की उन आवाज़ों का और उन नज़ारों का हमें वर्णन करना है जो चित्रित की गई है कवि के द्वारा इस कविता के अंतर्गत, यानी जो कवि ने इस पोएम में चित्रण किया है उन दृश्यों का, उन ध्वनियों का हमें वर्णन करना है। फॉलोइंग, तो हमने यहाँ क्वेश्चन बनाया है फॉलोइंग, यह डिस्क्राइब के बदले में हमने फॉलोइंग वर्ड्स रखा है। फॉलोइंग आर द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द सिटी एज पोर्ट्रेड इन द पोएम, यानी कविता के अंतर्गत शहर में जिन दृश्यों का और जिन ध्वनियों का वर्णन कवि ने किया है इस कविता में उन्हें वह कुछ इस प्रकार से हैं। तो कवि ने ये दृश्य दिखाया है कि वहाँ पे बहुत रोते हुए बच्चे हैं जो भोजन के लिए चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। देयर आर हंग्री चिल्ड्रन क्राइंग फॉर फूड, देयर आर वुमेन विदाउट केयर, ऐसी महिलाएं हैं जिनके प्रति कोई देख रेख नहीं है, ऐसी कई महिलाएं विलाप कर रही हैं। देयर आर होमलेस पीपल, बहुत बेघर लोग हैं जिनके पास घर नहीं, जिनके पास छत्र छाया नहीं, जिनके पास कोई छत नहीं है। देयर आर नीडी पीपल हु वांट्स हेल्प, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनके पास जो क्या चाहते हैं, मदद की गुहार कर रहे हैं, जिन्हें मदद चाहिए, मतलब वो मदद के लिए नीडी है, आवश्यकता है उन्हें मदद की। देयर आर साउंड्स ऑफ, और जो ध्वनियों की आवाज बताई गई है तो वहां पे ऐसे लोगों की आवाज जैसे कराहने की आवाज, देयर आर साउंड्स ऑफ क्राइंग, यानी कि रोने की आवाज, बच्चों की कराहने की आवाज जो विपत्ति में है, विलाप कर रहे हैं, उनकी कराहने की आवाज। और शाइंग यानी होता है गहरी सांस लेना, यानी दुख भरी सांसें लेना, दुख भरी आहें भरना। तो ऐसी यहाँ पे आवाज बताई गई है। तो ये दृश्य और ये साउंड्स जो है सिटी के बताए गए हैं, पोर्ट्रेट यानी चित्रित किए गए हैं कविता में। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन द पोएट विजिट्स द ग्रेट प्लेसेस इन द सिटी, यानी कि जब उन महान स्थानों पर जब कवि पहुंचता है, देखता है, तो क्या होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन द पोएट विजिट्स द ग्रेट प्लेसेस इन द सिटी, आंसर है व्हेन द पोएट विजिट द ग्रेट प्लेसेस इन द सिटी द पोएट सीज, यानी कि जब वो ऐसे महान स्थानों पर जो कवि पहुंचता है और वहां पे विजिट करता है तो वह क्या देखता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों कि कवि क्या देखता है। कवि के अनुसार जब हम देखते हैं, जब ऐसे स्थानों पर वह जाता है तो वह देखता है, पूरा क्वेश्चन से ही हमने बनाया, व्हेन द पोएट विजिट द ग्रेट प्लेस इन द सिटी द पोएट सीज, क्या क्या देखता है। सबसे पहली चीज द स्टैचू बट ही इज नॉट एबल टू एडमायर इट्स ब्यूटी, ऐसी प्रतिमाएं वो देखता है, महान बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को देखता है, परंतु वह इस योग्य नहीं रहता कि वह उनकी प्रशंसा करे, उनकी सुंदरता की प्रशंसा करे। एज मैन स्टार्व एट द फीट ऑफ द स्टैचू, क्योंकि उन्हीं
बड़ी प्रतिमाओं के चरणों पर भूखे लोग जो है तड़प रहे थे, भूखे लोग पड़े हुए थे, तो वह उनकी प्रशंसा करने के योग्य नहीं है। और दूसरा वह दृश्य ये देखता है, द पीपल इज नॉट एबल टू एडमायर इट्स ब्यूटी ऑफ द पार्क्स ग्रीन ट्री, यानी कि जो कवि है वो इतने योग्य नहीं है कि वो प्रशंसा करे उस सुंदरता की जो पार्क यानी बगीचों में जो हरे पेड़ हैं उनकी प्रशंसा की, एज इट हैज़ बिकम अ शेल्टर, क्योंकि जैसे कि वह जो वृक्ष हैं, बड़े बड़े हरे वृक्ष जो हैं वो एक आवास यानी कि एक छत्र छाया बने हुए हैं उन बेघर लोगों की। तो ये दो नज़ारे जो हैं कवि देखता है, और इसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा है। यदि हम इस प्रकार से लिखेंगे तो हमको निश्चित ही बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, और अगर वो 2 से 3 नंबर का प्रश्न है तो निश्चित ही आपको इसमें नंबर मिलेंगे। तो बच्चों ये सारे इसके प्रश्न उत्तर थे। अब इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनके आंसर हैं। कविता को पढ़ने के बाद हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से प्रश्न हैं जो इसमें से बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं और इम्पॉर्टेंट है, और इन प्रश्नों को हमें परीक्षा से पूर्व बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न हैं उनके हमने यहाँ पे लिस्टिंग कर रखी। तो उसमें से सबसे पहला है, व्हाट काइंड ऑफ द लाइफ डज द पोएट फाइंड इन द वर्ड्स। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीटिंग हुआ है एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेल्फिश एंड अ हेल्पलेस मैन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द सिटी एज पोर्ट्रेड इन द पोएम। उसके बाद लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस व्हेन द पोएट विजिट्स द ग्रेट प्लेसेस इन द सिटी। तो बच्चों ये सारे इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको हर हाल में एग्जाम से पूर्व हमें तैयार करना है, ताकि ये अगर आते हैं तो हमसे हर हाल में इसका आंसर्स बन जाए। ये वही प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पोएम के साथ इसका पूरा क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इसके सारे वर्ड मीनिंग्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। मैं इसी प्रकार से आपके लिए अन्य वीडियोस भी लाती रहूँगी जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।